हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो हमारी बीएसएफ हेड कांस्टेबल की क्लासेस चल रही थी और इसमें हम आज रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है क्लरिकल एप्टीट्यूड और आपका कंप्यूटर नॉलेज जो है वो टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपका कुछ इस तरीके से है। और आपके जो सिलेबस में रीजनिंग के लगभग 22 टॉपिक मेंशन किए हुए हैं और सबसे पहला जो टॉपिक है वह है सिमेंटिक एनालॉजी। तो आज हम सिमेंटिक एनालॉजी से ही आपकी रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और इसके कुल शायद टाइप 5 या टाइप 6 हैं। तो पहला हम टाइप शुरू करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है अनाज, भंडारगृह, जल, आगे क्वेश्चन मार्क, आगे क्या आएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सिमेंटिक एनालॉजी में इस तरीके कुछ पेयर आपको दिए होंगे। जैसे अनाज का आपको भंडारगृह के साथ रिलेशन ढूंढना है पहले। इनके बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन फिर जल का किसके साथ होगा, इन चार आपके ऑप्शन दिए हुए इनमें से वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जैसे अनाज भंडार गृह से किस प्रकार संबंधित है, अनाज को हम भंडार गृह में क्या है स्टोर करके रखते हैं, वहां पर इसको सुरक्षित रखते हैं। तो उसी तरीके से हम जल को कहाँ पर स्टोर करके रखेंगे या कहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा है बांध, तीसरा है नहर और चौथा है आपका वर्षा। तो आप जल को कहाँ पर स्टोर करके रखते हो, कहाँ पर उसको सुरक्षित रख सकते हो। ऑब्वियसली बांध में ही रखोगे। डैम जो आपको बनाए जाते हैं वो जल को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं। तो जिस तरीके से अनाज को आप भंडार गृह में स्टोर करते हो उसी तरीके से जल को आप बांध में स्टोर करोगे। तो इस तरीके से आपको इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मकड़ी, जाला, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है। तो मकड़ी और जाले के बीच में जो क्या संबंध है वही संबंध इन नीचे वाले चार ऑप्शन में से किस में है। तो मकड़ी और जाले के बीच में क्या संबंध है, मकड़ी क्या करती है, जाले को बनाती है। मकड़ी जाले को बनाती है या जाले को कौन बनाता है, मकड़ी बनाती है। तो इसी तरीके से आपको नीचे वाले में रिलेशन ढूंढना है। तो पेन और स्याही, तो पेन स्याही को तो नहीं बनाता है, मुर्गा मुर्गी को भी नहीं बनाता है, अध्यापक छात्र को भी नहीं बनाता है, कवि कविता बनाता है। बिल्कुल कविता जो है वो कवि ही लिखता है और जाला मकड़ी ही बनाती है। तो ये दोनों आपको एक दूसरे के सिमेंटिक एक दूसरे को आपको सादृश्य लग रहे हैं। तो ये एनालॉजी को हिंदी में सादृश्य ही बोलते हैं, ठीक है। तो मकड़ी और जाला के बीच में जो संबंध है वही आपका कवि और कविता के बीच में, क्योंकि मकड़ी भी जाला बनाती है और कवि भी कविता बनाता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस टाइप में कुल 16 क्वेश्चन है, फिर आपके और भी आगे टाइप हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल और पृथ्वी के बीच में जो रिलेशन है वो इन चार ऑप्शन में से और किसके बीच में है। तो भूगोल और पृथ्वी के बीच में क्या रिलेशन है पहले तो आपको ये ढूंढना है। तो हम भूगोल में क्या है पृथ्वी का अध्ययन करते हैं या फिर पृथ्वी का जो अध्ययन है वो हम भूगोल में करते हैं। तो इसी तरीके का रिलेशन नीचे वाले में कुछ होना चाहिए। तो भूगोल में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसी तरीके से वास्तुविद में भवन का अध्ययन करते हैं क्या, नहीं ऐसा तो नहीं है। या फिर जीव विज्ञान में विज्ञान का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल नहीं। जीव विज्ञान तो विज्ञान की एक शाखा है। मत्स्यशाला में मछली का अध्ययन करते हैं, नहीं, मत्स्यशाला में तो मछली को रखते हैं। पुरातत्व विज्ञान में खंडहर का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उसी तरीके से पुरातत्व विज्ञान में हम खंडहर का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंजा, बिल्ली। जिस प्रकार पंजा और बिल्ली आपस में संबंधित हैं उसी प्रकार शूम के साथ इन चारों ऑप्शन में से कौन संबंधित होगा। तो आपको पता है कि बिल्ली के पंजा होता है, उसी प्रकार शूम जो है वो किसका होता है, पंजा मतलब पैर के जो आगे वाला भाग उसको बोलते हैं। तो बिल्ली के जिस प्रकार पंजा होता है उसी प्रकार शूम जो है वो किसके होता है, शेर के या चूहे के या घोड़े के या फिर हाथी के। तो सूम जो है वो घोड़ा आगे होता है, ठीक है ना। बिल्ली का पंजा होता है और घोड़ा का सूम होता है। तो इस तरीके से ही आपस में संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाढ़, बांध जिस प्रकार से संबंधित है उस प्रकार से निरक्षरता का संबंध किसके साथ होगा। तो बाढ़ और बांध के बीच क्या संबंध है पहले तो आपको ये देखना है। तो बाढ़ क्या है, बाढ़ और बांध के बीच क्या संबंध हो जाएगा भाई, बांध जो है वो बाढ़ को रोकता है। बाढ़ बांध हम क्यों बनाते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए। तो बांध का काम क्या है, बाढ़ को रोकना। तो उसी तरीके से निरक्षरता को कौन रोकेगा, निरक्षरता जो बढ़ रही है उसको कौन कम करेगा, आधुनिकता या फिर शिष्य या फिर मेहनत या फिर शिक्षा। तो निरक्षरता को कम कौन करेगा, शिक्षा करेगा। भाई लोग जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी उतनी निरक्षरता कम होगी। इसी तरीके से बाढ़ को कम करने के लिए हम बांध बनाते हैं और निरक्षरता को कम करने के लिए हम शिक्षा देंगे।
तो ये दोनों आपस में संबंधित हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा। इतने आसान, बहुत ही आसान से क्वेश्चन और इतने ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इसी टाइप के आपके क्वेश्चन वहाँ पर आने वाले हैं। और इस एक ही वीडियो में जो आपका सिमेंटिक एनालॉजी है उसके जितने भी टाइप होते हैं उन सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। और एनालॉजी के भी आपके 2-3 आई थिंक टॉपिक हैं, एक सिमेंटिक एनालॉजी है, एक नंबर एनालॉजी है, एक फिगरल एनालॉजी है, तो उन सभी को हम करने वाले हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमरूद और फल। जिस प्रकार अमरूद फल से संबंधित है उसी प्रकार से स्तनधारी से कौन संबंधित होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आने वाला है। तो आपको पता है अमरूद क्या है, फल है। अमरूद क्या है, एक फल है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा जो कि स्तनधारी है। तो इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जो कि स्तनधारी है, मच्छर, गाय, केंचुआ या कॉकरोच। तो आपको पता है गाय जो है वो स्तनधारी होती है। जिस प्रकार अमरूद फल है उसी प्रकार से गाय स्तनधारी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, गाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तलवार, हथियार, टाइफाइड। तो तलवार का जो संबंध हथियार के साथ है उसी प्रकार से टाइफाइड का जो संबंध है इन चार ऑप्शन में से किसके साथ है। तो तलवार जो है हथियार का ही एक टाइप है, या तलवार एक हथियार है, ऐसे बोल सकते हो आप। तलवार जो है वो हथियार है। तो टाइफाइड क्या है, वायरस है या जीवाणु है या रोग है या मृत्यु है। तो आप सबको पता है टाइफाइड रोग है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से तलवार हथियार है उसी तरीके से टाइफाइड आपका रोग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जेल, अधीक्षक। तो जिस प्रकार जेल और अधीक्षक संबंधित हैं उसी प्रकार से म्यूजियम से कौन संबंधित होगा। अधीक्षक जिस प्रकार से जेल से संबंधित है उसी प्रकार से म्यूजियम से कौन सा संबंधित होगा। इन चार ऑप्शन में से आपके ऑप्शन है वार्डन, क्यूरेटर, प्रबंधक, म्यूजिशियम। तो आपके चार ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए जिस प्रकार से जेल में अधीक्षक होता है उसी प्रकार से म्यूजियम में आपका होता है क्यूरेटर। ऑप्शन बी आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन और परिक्रमा। तो जिस प्रकार घूर्णन और परिक्रमा आपस में संबंधित है उसी प्रकार इन चारों जोड़ों में से आपस में कौन सा संबंधित है। तो पहली बात तो ये थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है, तो घूर्णन और परिक्रमा का आपको मतलब पता होना चाहिए। और ये आपस में क्या है, ये आपस में एक दूसरे के लाइक पर्यायवाची है या अपोजिट है, या किस तरीके से आपस में संबंध रखते हैं। तो घूर्णन का मतलब भी घूमना होता है, किसी चीज़ के चारों ओर घूमने को घूर्णन बोलते हैं। और परिक्रमा का मतलब भी किसी चीज़ के चारों ओर घूमना भी परिक्रमा ही होता है। मतलब दोनों लगभग सेम है। घूर्णन का मतलब भी किसी वस्तु के चारों ओर घूमना और परिक्रमा का मतलब भी किसी वस्तु के चारों ओर घूमना, मतलब दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो नीचे वाले जो ऑप्शन है इनमें भी आपको जो आपस में सिमिलर वर्ड है उनको देखना है। तो जड़त्व और आघूर्ण आपस में सिमिलर हैं क्या, नहीं है। वेग और धारा नहीं है। संवेग और प्रतिबंध भी नहीं है। घर्षण और प्रतिरोध, तो घर्षण का काम भी देखो किसी वस्तु को एक तरीके से रोकना ही होता है, और प्रतिरोध का काम भी किसी वस्तु को रोकना ही। दोनों का काम भाई किसी वस्तु के बीच में मतलब बाधा उत्पन्न करना ही तो है। घर्षण और प्रतिरोध दोनों बाधा ही उत्पन्न करते हैं। तो ये भी दोनों लगभग सिमिलर हैं, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है लेकिन लगभग दोनों सिमिलर हैं। तो जिस तरीके से घूर्णन और परिक्रमा आपस में संबंधित हो गए उसी तरीके से घर्षण और प्रतिरोध भी आपस में क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हत्या और फांसी जिस प्रकार से संबंधित हैं उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो अगर आप हत्या करोगे तो उसके आपको सजा के रूप में आपको मिलेगा क्या, फांसी मिलेगी। ठीक है, हत्या का जो परिणाम है वो क्या होता है, फांसी होता है। अगर आप किसी की हत्या कर रहे हो तो आपको फांसी की सजा मिलेगी, मतलब हत्या का जो परिणाम है वो क्या हो गया, फांसी हो गया। तो उसी तरीके से इन चार ऑप्शन में से यही आपको रिलेशन ढूंढना। तो वकील अगर हो तो आपको न्याय मिलेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, न्याय तो सभी को मिलता है। अपराध कर रहे हो तो आपको दंड मिलेगा, बिल्कुल। अगर आप अपराध कर रहे हो तो उसके परिणाम स्वरूप आपको दंड मिलेगा। इसी तरीके से हत्या कर रहे हो तो आपको फांसी मिलेगी, उसी तरीके से अगर अपराध कर रहे हो तो आपको दंड मिलेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है युद्ध, मृत्यु जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से धुआं से क्या संबंधित है। तो आपको पता है अगर आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध का परिणाम क्या होता है, मृत्यु होती है। युद्ध का परिणाम क्या होता है, मृत्यु होती है। उसी तरीके से धुआं का परिणाम क्या होगा, सिगार होगा, बीड़ी होगा, आग होगा या प्रदूषण होगा। तो धुआं का परिणाम सिगार, बीड़ी, आग तो नहीं हो सकता है,
प्रदूषण होगा, अगर अब धुआं होगा तो वहाँ पर फिर उसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण ज़्यादा होगा। जिस तरीके से युद्ध के परिणाम स्वरूप मृत्यु होती है, उसी तरीके से धुएं के परिणाम स्वरूप प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के आपके 5 क्वेश्चन और बचे। इस टाइप में टोटल 16 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाएगा। तो 12 का क्वेश्चन है, तृष्णा और तृप्ति जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इन चारों में से कौन सा संबंधित है। तो आपको पता होगा कि तृष्णा और तृप्ति जो है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तृष्णा और तृप्ति जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो इसी तरीके से इन चारों में कौन सा अपोजिट वर्ड है। मृत्यु और आयु तो अपोजिट नहीं है, गुरु और प्राचार्य भी अपोजिट नहीं है, आज्ञा और अधिकार भी अपोजिट नहीं है, अधीर और धैर्यवान ये दोनों जो हैं बिल्कुल अपोजिट हैं। तो जिस तरीके से तृष्णा और तृप्ति एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी तरीके से अधीर और धैर्यवान भी जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिस प्रकार दिन जो है सप्ताह से संबंधित है उसी प्रकार सप्ताह किससे संबंधित है। तो दिन और सप्ताह के बीच में पहले आपको रिलेशन फाइंड करना होगा, उसके बाद वही रिलेशन जो है सप्ताह का किसके साथ है वो आपको देखना है। तो आपको पता होगा कि दिनों का जो समूह है वो मिलकर के क्या बनाता है, सप्ताह बनाता है। दिनों का समूह है मिलकर के सप्ताह बनाता है, और सप्ताह का समूह मिलकर के क्या बनाता है, महीना बनाता है। आपको पता है भाई 7 दिन मिलकर सप्ताह बनता है, उसी प्रकार से 4 सप्ताह मिलकर के एक महीना बनता है। तो दिनों का समूह सप्ताह है और सप्ताह का जो समूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महीना। तो 13 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महीना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवश्यकता आविष्कार। आवश्यकता आविष्कार जिस प्रकार आपस में संबंधित हैं उसी प्रकार से इन चारों में से कौन सा संबंधित है। तो आपने एक चीज सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो आप आविष्कार करोगे, ठीक है। किसी चीज की आवश्यकता है तो फिर क्या उसका आविष्कार हो जाएगा या आविष्कार करोगे। तो उसी तरीके से इन चारों में कौन सा है, अगर राष्ट्र है तो नागरिक होगा, या मूल्य है तो वस्तु होगी, या भाषा है तो बातचीत होगी, या फिर जिज्ञासा है तो ज्ञान होगा। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सिमिलर लग रहा है, क्योंकि आवश्यकता होगी तो आविष्कार होगा, उसी प्रकार से अगर आपको जिज्ञासा है तो फिर आप ज्ञान ग्रहण करोगे, ठीक है। बिना जिज्ञासा के आप नहीं ग्रहण कर सकते हो। तो आवश्यकता अगर है तो आविष्कार होगा, जिज्ञासा होगी तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा, ओटावा जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से स्पेन से कौन सा संबंधित है। तो आपको पता होगा कि ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है, उसी तरीके से स्पेन की राजधानी क्या होगी। तो स्पेन की जो राजधानी होगी वो क्या होगी, मैड्रिड। क्या होगी, मैड्रिड। तो इस तरीके के आपके जीके के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर कोई एक कंट्री का नाम दे दिया, यहाँ पर कोई मुद्रा दे दी, तो वो मुद्रा उस कंट्री की होगी। फिर यहाँ पर कोई कंट्री का नाम दे दिया, उस कंट्री की आपको मुद्रा भी पता होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपका जो एनालॉजी होता है, इसमें आपका जो जीके है वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई नदी दे देगा या कोई देश दे देगा, तो वो जो नगर होगा वो उस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट पेयर होगा उसमें आपको वो रिलेशन फाउंड करना होगा। तो इस तरीके से जीके के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्पेन की जो राजधानी हो जाएगी मैड्रिड हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुलबुल कूंजना उसी तरीके से बाकार क्या करता है। तो बुलबुल एक पक्षी है जो कि कूंजता है, तो उसी तरीके से बाकार भी एक पक्षी है जो कि क्या करता है, सीटी बजाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रंथि एंजाइम। तो आपको पता है कि ग्रंथि और एंजाइम, तो एंजाइम जो है वो ग्रंथि से निकलते हैं, एंजाइम जो है वो ग्रंथि से निकलते हैं। तो इसी तरीके के जो रिलेशन है वो कौन सा होगा। तो एंजाइम मांसपेशी से निकलते हैं, नहीं, ऑप्शन पहला तो गलत हो जाएगा। विद्युत धारा जनरेटर से निकलती है, बिल्कुल सही। जिस तरीके से एंजाइम ग्रंथि से निकलते हैं उसी तरीके से विद्युत धारा भी जनरेटर से निकलती है। तो ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 2। तो अब तक जो आपने क्वेश्चन किए ना 17 क्वेश्चन, इनमें क्या है कि आपको ऑलरेडी रिलेशन पता था, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये 2 वर्ड हैं तो यहाँ से इन 2 के बीच में आपने रिलेशन फाउंड कर लिया, फिर वही रिलेशन आपने इस आगे वाले में लगा दिया। यहाँ पर भी आपको पता है कि भाई इनके बीच में राजधानी वाला रिलेशन है, तो भैया आपने आगे लगा दिया। लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको रिलेशन पता नहीं होगा, किसी भी वर्ड का किसी के साथ रिलेशन नहीं पता होगा, आपको रिलेशन खुद वहाँ पर फाउंड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जैसे ये दे दिया है पहला 18 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ए दे दिया
ए की जगह कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, फिर एक अहिंसक वर्ड दे दिया, फिर यहाँ पर धर्म दे दिया और आगे बी दे दिया। तो ए और अहिंसक के बीच में जो संबंध है वही धर्म और बी में रिलेशन होना चाहिए। आई होप यू गेट इट। ए और अहिंसक के बीच में जो संबंध है वही रिलेशन धर्म और बी के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर ए और बी जो है वो नीचे ऑप्शन दिए, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि ए और बी की जगह क्या है तो आप रिलेशन कैसे पता करोगे। तो यहाँ वहाँ ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ था, एक पेयर के बीच में जो रिलेशन था वही आपको रिलेशन दूसरे में आपको लगाना था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही पेयर के बीच में आपको रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो पहले आपको वो रिलेशन देखना होगा। आपको अहिंसक का कुछ सिमिलर वर्ड ऑप्शन में दिख रहा है तो वो आप ढूंढो, या इसका कुछ अपोजिट वर्ड दिख रहा है तो वो आप ढूंढो, या फिर अहिंसक के परिणाम स्वरूप क्या चीज़ होता है ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है तो वो ढूंढो, या फिर अहिंसक किस चीज़ के परिणाम स्वरूप मिल रहा है, मतलब इससे अहिंसक से कुछ जोड़कर आप वर्ड ढूंढना है चार ऑप्शन में। फिर अहिंसक और ए की जगह जो वर्ड आएगा उनके बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आपको धर्म और बी की जगह जो वर्ड आएगा उनके बीच में ढूंढना है। तो अहिंसक मतलब हिंसा नहीं हो जहाँ, तो हिंसा नहीं हो, अहिंसक मतलब हिंसा नहीं हो, हिंसा का न होना। ऑप्शन में आपके ए की जगह एक में तो युद्ध दिया हुआ है, दो में आपका विवेचक है, एक उद्देश्य है। तो ए की जगह युद्ध या विवेचक या उद्देश्य में से कुछ आ सकता है। तो युद्ध और अहिंसक में कुछ संबंध हो सकता है लग रहा है, क्योंकि युद्ध जो है वो अहिंसक का क्या है, अपोजिट है। युद्ध में हिंसा होती है, लड़ाई होती है, युद्ध में तो यही होता है, और अहिंसक युद्ध का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो युद्ध और अहिंसक जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो गए, तो ये इससे मिलता जुलता है। तो अब जो है धर्म के साथ जो आगे वर्ड आएगा वो भी इसका अपोजिट होना चाहिए। तो धर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। पूरा एकदम से अपोजिट तो नहीं है लेकिन लगभग धर्म का अपोजिट आप नास्तिक बोल सकते हो। तो धर्म को मानने वाले का अपोजिट होता है नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक होते हैं। लेकिन लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस प्रकार युद्ध अहिंसक का अपोजिट है उसी प्रकार से धर्म का जो अपोजिट है वो नास्तिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये टाइप थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पर आपको रिलेशन भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र दिया हुआ है, फिर ए और बी की जगह आपको ढूंढना है क्या आएगा, फिर सीन दिया हुआ है। तो मिस्र है, मिस्र कोई एक देश का नाम है, सीन कोई नदी का नाम है, और आपको पता है सीन यहाँ पर है, तो यहाँ पर ए की जगह भी कोई नदी का नाम ही आएगा। और बी है, यहाँ पर भी कोई देश का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पर देश का नाम है तो यहाँ पर भी देश का नाम आएगा। अगर यहाँ पर नदी का नाम है तो यहाँ पर भी नदी का नाम आएगा। तो अब ये देश और नदी भी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रखते होंगे। तो जैसे कि मिस्र है, यहाँ पर नदियाँ हैं नील टाइबर, नील टाइबर। तो आपको पता होगा नील और टाइबर में से जो नील नदी है ना वो मिस्र से निकलती है या मिस्र में बहती है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर एक ही जगह नील आ जाएगा। और जो सीन नदी है वो कहाँ पर है, फ्रांस में है। कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो नील और फ्रांस जिस ऑप्शन में है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नील नदी मिस्र में है और सीन नदी जो है वो फ्रांस में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए फिर छोटा, विश्वासघात और बी। यहाँ पर ए और बी के बीच साथ क्या आएगा। तो अब छोटा और ए के बीच में आपको रिलेशन देखना, और ए की जगह आपके ऑप्शन है लंबा, बोना, शानदार और छोटा। तो देखो पहला ऑप्शन अगर हम रख कर देखें, यहाँ पर आपको ऑप्शन रख के ही देखने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन में ए की जगह क्या है, लंबा है। तो लंबा और छोटा आपस में क्या है, अपोजिट है, ये इनके बीच में रिलेशन हमें मिल गया। तो अब विश्वासघात के साथ भी वही रिलेशन आपका अपोजिट वाला ही आपको ढूंढना पड़ेगा। तो स्वामी भक्त और विश्वासघात भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरीके से आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। लंबा छोटा अपोजिट हो गए, विश्वासघात स्वामी भक्ति अपोजिट हो जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको फिर भी ये तो करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, टाइप 3, इसमें मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं। इसमें दिए 3 शब्दों के सादृश्य शब्द समूह बताना है आपको। ऊपर क्वेश्चन में 3 कुछ शब्द दिए हैं, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसी तरीके से नीचे ऑप्शन में भी आपको 3 शब्द दिए हुए, उनके बीच में भी वही रिलेशन आपका होना चाहिए। तो जैसे संगीत, गिटार, प्रस्तुतकर्ता। संगीत, गिटार, प्रस्तुतकर्ता के बीच में क्या रिलेशन है, वही इन नीचे ऑप्शन में दिए हुए के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो ये आपको बताना है। तो जिस प्रकार से जो आपका प्रस्तुत करता है वो गिटार पर क्या है, संगीत निकालता है, क्या करता है,
गिटार पर वो संगीत निकालता है, संगीत पर वो गिटार बजाता है। कुछ तरीके से ना प्रस्तुतकर्ता जो होता है वो गिटार पर अलग अलग तरीके से संगीत निकालता है। इसी तरीके से आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार प्रस्तुतकर्ता गिटार से या गिटार पर संगीत निकालता है, उसी प्रकार से बाजीगर जो है वो रस्सी पर करतब करता है। उसी प्रकार से बाजीगर रस्सी पर क्या है? करतब करता है। जिस प्रकार प्रस्तुत करता गिटार पर संगीत बजाता है या संगीत निकालता है, उसी प्रकार से बाजीगर रस्सी पर करतब करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुत्ता गिलहरी पूंछ। कुत्ता गिलहरी पूंछ। तो आपको पता होगा कुत्ता और गिलहरी दोनों की पूंछ होती है। कुत्ता और गिलहरी दोनों की पूंछ होती है। तो इसी प्रकार का रिलेशन नीचे ढूंढना। तो ऑप्शन डी आप देख रहे होंगे, ट्रक और स्कूटर दोनों में ही गियर होता है। जिस प्रकार कुत्ता और गिलहरी दोनों में ही पूंछ होती है, उसी प्रकार से ट्रक और स्कूटर दोनों में गियर होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा इस पे भी। यह आपका एक टाइप था। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे कम पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपके टाइप 1 में जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसी से आने की संभावना है, लेकिन पॉसिबिलिटी इनमें से भी आने की है। तो ये टाइप भी आपको करने चाहिए। हालांकि ये कोई करवाता नहीं है, सिर्फ आपको टाइप 1 के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप 4 है निम्न विकल्पों में से सादृश्य शब्द चुने। तो यहाँ पर 3 शब्द हैं। इन्हीं शब्दों के सादृश्य इन चारों ऑप्शन में से आपको शब्द ढूंढना है। तो पीयूष, थायराइड, अग्नाशय। पीयूष, थायराइड, अग्नाशय ये क्या है? पीयूष, थायराइड, अग्नाशय क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि पीयूष, थायराइड और अग्नाशय जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी वही आपका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो तीनों नाम है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन में से आपको अंतःस्रावी ग्रंथि ढूंढना पड़ेगा। एड्रिनल, हृदय, यकृत, गुर्दा, इन चारों में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? एड्रिनल है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चारों जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन। तो नॉर्वे, पोलैंड और जो स्पेन है वो आपस में संबंधित है, उनके बीच में कोई रिलेशन है। उसी तरीके का आपको इनके सादृश्य शब्द इन चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो आपको पता होगा नॉर्वे, पोलैंड और स्पेन जो है वो यूरोपीय कंट्री हैं, यूरोप के देश हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो यूरोप का देश है। फ्रांस, रोम, केन्या, टोक्यो, इनमें से कौन सा है? ऑब्वियसली फ्रांस है। फ्रांस जो है वो भी यूरोपीय देश है और नॉर्वे, पोलैंड और स्पेन भी यूरोपीय देश हैं। तो इस तरीके से ये चारों आपस में संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सार्क, कॉड, इल। तो सार्क, कॉड और इल जो हैं वो क्या है? ये जिस तरह की मछलियां हैं, एक तरीके की मछलियां ही तो हैं। तो इनके जैसी इनमें से कौन सी है? वेल है या फिर डॉल्फिन है या फिर मछली है या ऑस्ट्रिच है? तो देखो मछली तो नहीं हो सकता ना, मछली वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम मछलियों के अंदर की बात कर रहे हैं कि ये मछलियां हैं, लेकिन मछलियों के अंदर के टाइप हो गए ना, तो मछली तो इसके साथ संबंध या सादृश्य नहीं होगा। वेल या डॉल्फिन या फिर ऑस्ट्रिच, तो आपको पता होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है एक मछली है और इसी तरीके से सार्क, कोड और इल भी आपकी मछलियां हैं। तो ये चारों आपस में संबंधित हो जाएंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 5 है ये, निम्न शब्दों के सादृश्य कथन बताइए। आपको 3 शब्द दिए हुए हैं, वो तीनों से संबंधित कोई नीचे आपको कथन मिलेंगे 4। वो उन चारों में से कौन सा कथन जो है उन तीनों शब्दों से मिलता जुलता है वो आपको बताना है। तो 26 का आपका क्वेश्चन है। इसमें आपके 3 शब्द है चेरी, बेरी और खुबानी। चेरी, बेरी और खुबानी, और आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये बेल पर उगते हैं, दूसरा ये गर्म वातावरण में उगते हैं, तीसरा ये महंगे फल हैं, चौथा इनमें कठोर गुठली होती है। तो इनमें से कौन सा जो है सही है? तो चेरी, बेरी और खुबानी में आपको पता होगा कि इनमें कठोर गुठलियां तीनों में ही होती हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एबोनी, रोजवुड और महोगनी, ये तीनों क्या हैं? उष्ण कटिबंधीय पेड़ हैं या फिर ये कठोर लकड़ी वाले पेड़ हैं, या इनसे ईंधन मिलता है, या कांटेदार पेड़ हैं? तो आपको पता होगा कि जो एबोनी है, रोजवुड है, महोगनी है, ये तीनों ही कठोर लकड़ी वाले पेड़ हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेट्रोल, फॉस्फोरस, एलपीजी गैस, ये तीनों क्या हैं? या ईंधन के काम आते हैं, या उच्च ज्वलनशील हैं, या ये बिना लाइसेंस ले सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है भाई पेट्रोल, फॉस्फोरस, एलपीजी जो गैस है वो उच्च ज्वलनशील है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टाइप पर।
तो आपके सिमेंटिक एनालॉजी के टोटल 6 टाइप है और मैंने आपको 6 के 6 टाइप करवा दिए हैं। शायद ही आपको ये 6 टाइप एक ही वीडियो में सिमेंटिक एनालॉजी के देखने को मिले, और कोई करवाता भी नहीं है। पहला टाइप ही लगभग लोग करवाते हैं सिमेंटिक एनालॉजी के नाम पर, लेकिन सिमेंटिक एनालॉजी में भी आपके 6 टाइप बनते हैं और ये आपका लास्ट टाइप है। तो यहाँ पर कुछ आपको इंग्लिश के वर्ड दिए होंगे आपको, और उनकी आपको प्लेस वैल्यू वगैरह आपको पता होनी चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे। तो देखिए आपका सी है, जिस प्रकार सी जी ई आई से संबंधित है उसी प्रकार से एफ जे जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो बेटर रहेगा कि पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू रख लें। तो जैसे सी और जी किससे संबंधित हैं, ई और आई से, उसी प्रकार से आपका एफ और जे जो है किससे संबंधित होगा। तो सी जी का देखो आपको पता होगा, सी 3 नंबर पर है, जी 7 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, आई 9 नंबर पर आता है, एफ जो है 6 नंबर पर आता है, जे जो है 10 नंबर पर आता है। ये आप लोगों को पता होगा। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, 5 और 9 के बीच में भी 4 का अंतर है, 6 और 10 के बीच में भी 4 का अंतर है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कोई ढूंढना है जिसके बीच 4 का अंतर हो। तो आपका एल और एम, एल 12 नंबर पर आता है, एम 13 नंबर पर आता है, तो 12 और 13 के बीच में तो 1 का ही अंतर हुआ, तो ये तो नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट जाएगा। नेक्स्ट आपका है जी के। तो आपको पता होगा कि जी जो है 7 नंबर पर आता है और के 11 नंबर पर आता है, तो ये हो सकता है आपका बी होने के चांसेस हैं। फिर हम देखते हैं आई जे, आई 9 नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है, तो इनके बीच तो 1 का अंतर ही हुआ, वे तो वैसे ही नहीं हो सकता। एच और एल, एच आपका 8 नंबर पर है, एल 12 नंबर पर है, इन दोनों के बीच भी 4 का अंतर है, तो ये भी हो सकता है। तो अब आपके सामने 2 ऑप्शन बच गए, जी के भी हो सकता है, एच एल भी हो सकता है, फिर आंसर कौन सा होगा। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी, जैसे सी जे है और ई आई जो संबंधित हैं, आपको इसका पता है 3 नंबर पर है, जी जो है वो कितने नंबर पर होगा आपका, जी 7 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर पर आपका होता है और आई 9 नंबर पर होता है। तो अंतर तो इनके बीच में 4 का है, लेकिन एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, जैसे ये इसका जो पहला वर्ड है और इसका जो पहला वर्ड है, ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, 2 का है। इसी तरीके से जी और आई के बीच में कितने का अंतर है, 2 का है। तो इसी तरीके से आपका जो एफ और इसके आगे जो वर्ड आएगा उसके बीच में भी 2 का अंतर होना चाहिए। तो एफ और जी के बीच में 2 का अंतर थोड़ी ना, एफ और जी के बीच में तो 1 का ही अंतर है। एफ और एच के बीच में आपको पता है 2 का अंतर है, क्योंकि एफ आपका जो है 6 नंबर पर आता है और एच 8 नंबर पर आता है, तो 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर हो गया। तो जो एच से वर्ड शुरू होगा वह आपका आंसर होगा। तो बी तो आपका ऑप्शन बी जो जी से शुरू हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके लिए आपको जो है इनके जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इनकी आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टी सी आर एफ ई डी डब्ल्यू ई यू, जो आप जिस तरीके से टी एस आर जो है एफ ई डी से संबंधित है उसी प्रकार से डब्ल्यू वी यू जो है वो किससे संबंधित होगा। तो आपको पता होगा कि ये रिवर्स ऑर्डर में कंसेक्यूटिव नहीं है क्या, जैसे आर एस टी अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरीके से होते हैं ना, पहला जैसे ये आर एस टी है, टी ई एफ है, यू वी डब्ल्यू है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, कंसेक्यूटिव ही है, ठीक है ना। ये उल्टी एबीसीडी यहाँ पर चल रही है, ऐसे भी बोल दो आर एस टी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर भी आपको इन ऑप्शन में वही देखना है। ये बी एस सी तो नहीं हो सकता ना, ए बी सी होता, अगर इधर से ए बी सी होता तो मान सकते थे, तो ये तो गलत हो गया। के एल एम ऐसा भी कुछ नहीं होता, के एल एम क्या होता है, के एल एम होता है भाई जे के एल एम, है ना। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एबीसीडी आप पढ़ोगे जैसे जे के एल एम, तो ये रिवर्स ऑर्डर में आपके कंसेक्यूटिव हो, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एस पी क्यू जी एफ एच नहीं होगा। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो इनकी नंबरिंग करके मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे टी एस आर है, पहले आपका टी एस आर है, ये जिस प्रकार से एफ ई डी से संबंधित है उसी प्रकार से आपका जो डब्ल्यू वी यू जो है वो आपका किससे संबंधित होना चाहिए, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आर की नंबरिंग कितनी होती है, 18 होती है, एस की 19 होती है, टी की जो है 20 है, आपस में कंसेक्यूटिव हो गए ना। इसी तरीके से आपकी डी की 4 है, ई की 5 है, एफ की 6 है, और यू की आपकी 21 है, और वी की आपकी 22 है, और इसकी 23 है।
तो ये लगातार आपको पता है क्रम से आ रहे हैं 18, 19, 20, 4, 5, 6, 21, 22, 23, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी रिवर्स ऑर्डर में देखना। तो ऑप्शन बी हमने करेक्ट किया था, तो ऑप्शन बी हम देख लेते हैं सही है क्या। एम एल के आपको पता है 11 नंबर पर है, एल 12 पर है, एम 13 पर है, तो ये भी रिवर्स ऑर्डर में आपको चल रहे हैं, तो एक दूसरे के कंसेक्यूटिव है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला क्यों गलत हुआ, क्योंकि पहले में आपको पता है दिया हुआ है सी ए बी, तो ये 2 नंबर पर, ये 1 पर, ये 3 पर, तो ये तो क्रम ही उल्टा हो गया। यहाँ पर 1, 2, 3, अगर यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होता तो ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का, बी सी डी ए एस टी यू आर के एल एम जे। जिस प्रकार बी सी डी ए एस टी यू आर से संबंधित है, उसी प्रकार से के एल एम जे किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आपकी लास्ट में यहाँ पर है ए, फिर बी सी डी, ए बी सी डी, लास्ट में पहले आपको लास्ट से शुरू करना है, फिर आपको यहाँ से आ जाना है ए बी सी डी, ठीक है। जैसे ऐसे दिया हुआ है बी सी डी ए, तो 1, 2, 3, 4 है ना, ए बी सी डी, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो आर, पहले लास्ट वाला पढ़ो, फिर शुरू से आ जाओ टी यू, आर एस टी यू, तो ये भी आपका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से चल रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे हो जे के एल एम, जे आपका 10 नंबर पर है, के 11 पर, एल 12 पर, एम 13 पर, ये भी कंसेक्यूटिव है। पहले आपको लास्ट वाला पकड़ना है, फिर आपको शुरू से स्टार्ट कर देना है। तो इसी तरीके से इनमें कौन सा ऑप्शन में ये ऑर्डर होगा। तो लास्ट का हमने जैसे यहाँ पर देखा, आपका जो है ऑप्शन पहला ही हम देख लेते, वी डब्ल्यू एक्स यू, तो पहले हमने लिए यू वी डब्ल्यू एक्स, बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से है, तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप बाकी के भी चेक कर सकते हो, उनमें ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पीसीबीएल, इसके आगे संख्या दी हुई है 11, 24, 25, 15, और जीएमए इसके आगे भी संख्या दी हुई है। तो इस तरीके के संख्या वाले क्वेश्चन में भी आप प्लेस वैल्यू इनकी पता होनी चाहिए। तो पी की आपको पता, जैसे हम पहले कर लेते हैं पी सी बी एल, तो पी आपको पता है 16 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, एल 12 पर आता है। लेकिन यहाँ पर तो 11, 24, 25, 15 ऐसा सा कुछ दिया हुआ है। तो फिर आपको क्या कर लेना है कि पी का रिवर्स जो वर्ड होता है, इनके अपोजिट वर्ड अक्सर जो होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पी का अपोजिट आपको पता है के होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। अब इनकी नंबरिंग करके देखो, शायद अपोजिट जो अक्सर है उसकी यहाँ पर ये नंबरिंग दी हुई हो। तो के का आपको पता है 11 होता है नंबर, एक्स का 24 होता है, वाई का जो है 25 होता है, और ओ का जो है 15 होता है। और यही नंबर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ 11, 24, 25, 15, और यही आपका यहीं पर आ रहा है 11, 24, 25, 15। तो क्या करना, जो आपके अक्षर दिए हुए हैं उनका आपको अपोजिट अक्षर निकालना है, और फिर उसकी जो नंबरिंग होगी वह आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके से हम जी एम ए में कर लेंगे। आपका क्या दिया हुआ है, जी एम ए के। अब जी एम ए के आपको अपोजिट अक्षर पता होना चाहिए। जी का होता है टी, एम का होता है एन, ए का होता है जेड, और के का होता है पी। टी आपका 20 नंबर पर आता है, एन आपका 14 नंबर पर आता है, जेड जो है 26 नंबर पर आता है, और पी जो है वो 16 नंबर पर आता है। तो 20, 14, 26, 16 किस ऑप्शन में है, 20, 14, 26, 16 ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सिमेंटिक एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।